नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। प्रयागराज के वेणी माधव मंदिर के आसपास का इलाका धनवान लोगों का है। इसी इलाके की वेणी माधव मंदिर वाली गली में उमा शुक्ला का परिवार रहता था। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा भोला और 2 बेटियां निशा और रचना। पति की मृत्यु के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उमा ने ही उठाई थी। जब बेटा भोला बड़ा हो गया तो उमा शुक्ला को थोड़ी राहत मिली। रचना उमा शुक्ला की छोटी बेटी थी, थोड़े जिद्दी स्वभाव की थी वो। उस दिन साल 2016 के अप्रैल की 16 तारीख थी। समय सुबह के 10 बजे का था। रचना जीन्स और टॉप पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तभी माँ ने पूछा तो वो बोली, थोड़ी देर के लिए जाना है, जल्दी लौटकर आ जाऊंगी। उमा शुक्ला कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन रचना बिना मौका दिए अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकल गई। बड़ी बेटी निशा पहले ही कॉलेज जा चुकी थी। थोड़ी देर में लौटने को कहकर रचना जब 2 घंटे तक नहीं लौटी तो उमा शुक्ला को चिंता हुई। उन्होंने फोन लगाया तो फोन बंद मिला। उन्होंने रचना के कॉलेज फ्रेंड्स को भी फोन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाम होते होते जब बेटा भोला शुक्ला और बेटी निशा लौट आए तो उन्होंने सुबह गई रचना के अभी तक नहीं लौटने की बात बताई। निशा और भोला ने भी रचना का फोन ट्राई किया, उसके दोस्तों से भी पता किया, लेकिन रचना का कोई पता नहीं चला। रचना को इस तरह लापता देख भोला ने थाना दारागंज में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। माँ, बेटा और बहन रात भर इस उम्मीद में जागते रहे कि क्या पता रचना आ जाए। अगले दिन 17 अप्रैल को अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी कि प्रतापगढ़ वाराणसी मार्ग पर हथीगाहा के पास एक लड़की का आज जला शव मिला है। शव का जो हुलिया बताया गया था वो काफी हद तक रचना से मिलता था। ये खबर पढ़ सुनकर उमा शुक्ला का कलेजा दहल गया। फिर भी मन में कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी कि संभव है शव किसी और का हो। कई बार निगाहें धोखा खा जाती है। इसी के मद्देनजर भोला अलग अलग 4-5 अखबार खरीद लाया था ताकि अखबारों और फोटो को ठीक से जांचा परखा जा सके। अखबारों में छपी खबर और फोटो में कोई फर्क नहीं था। इस पर माँ बेटे सारे अखबार लेकर थाना दारागंज जा पहुंचे और तत्कालीन थानेदार विक्रम सिंह से मिले। उमा शुक्ला ने जोर देकर विक्रम सिंह को बताया कि शव उनकी बेटी रचना का है और उसका हत्यारा है सलमान। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान को पकड़कर ठीक से पूछताछ की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन विक्रम सिंह हत्या के मामले में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि रचना जिंदा भी हो सकती है। उन्होंने उन दोनों को समझा दिया कि हथीगाहा में मिला शव रचना का नहीं है, वो जिंदा होगी और लौट आएगी। विक्रम सिंह ने उमा शुक्ला से एक लिखित शिकायत ले ली और माँ बेटी को समझाकर घर भेज दिया। लेकिन आरोपी का नाम बताने के बावजूद पुलिस ने अगले 2-3 दिन तक रचना के मामले में कोई रुचि नहीं ली। इस पर उमा शुक्ला और भोला एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिले। दोनों ने उन्हें पूरी बात बताई तो ब्रजेश श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी विक्रम सिंह को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसका लाभ ये हुआ कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धाराओं 363 और 366 में बदल दिया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने किया कुछ नहीं। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस ने उससे पूछताछ तक नहीं की। इसकी वजह भी थी। सलमान इलाहाबाद के रईस व्यवसायी साजिद अली उर्फ लल्लन का इकलौता बेटा था। पुलिस और नेताओं तक पहुंच रखने वाले लल्लन अपने परिवार के साथ थाना दारागंज क्षेत्र के मोहल्ला बक्सी खुर्द में रहते थे। उनके पास पैसा भी था और ऊपर तक पहुंच भी। बात 2015 की है। जब भी रचना किसी काम से घर से बाहर निकलती थी तो इत्तेफाकन कहिए या जानबूझकर सलमान उसके सामने पड़ जाता था। जब भी वो खूबसूरत रचना को देखता तो उस पर फप्तियां कसता, छेड़छाड़ करता। उस समय उसके साथ कई दोस्त होते थे। ये सब देख सुनकर रचना चुपचाप निकल जाती थी। सलमान के खास दोस्तों में मीरा गली का रहने वाला लकी पांडे और सलमान का ममेरा भाई अंजब थे। अंजब पहले सलमान के पड़ोस में रहता था। बाद में उसका परिवार कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बेरी रोड जगराम चौराहा के पास रहने लगा था। तीनों हम प्याला हम निवाला थे। तीनों साथ साथ घूमते थे। लकी पांडे और अंजब सलमान के पैसों पर ऐश करते थे। रचना सलमान की आए दिन छेड़छाड़ से तंग आ गई थी। एक दिन उसने माँ को सलमान द्वारा छेड़ने की बात बता दी। किसी तरह ये बात भोला के कानों तक पहुंच गई।
ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने बहन को परेशान करने वाले सलमान को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन भोला ने सलमान को रास्ते में रोककर उग्रता से समझाया, जिस लड़की को तुम जाते आते छेड़ते हो वो मेरी छोटी बहन है। अपनी आदत सुधार लो सलमान, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। सलमान को किसी ने पहली बार उसी के इलाके में धमकाया था। वो ऐसी धमकियों की चिंता नहीं करता था। भोला के चेताने पर भी सलमान पर कोई असर नहीं हुआ। अब राह में जाती आती रचना को वो पहले से ज्यादा तंग करने लगा। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो रचना से सहन नहीं हुआ। उसने सलमान के खिलाफ थाना दारागंज में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन सलमान के पिता साजिद अली की पहुंच की वजह से पुलिस उस पर हाथ डालने से कतराती रही। भोला के कहने सुनने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। समझौते के बाद भोला और उसकी मां उमा शुक्ला ने बेटी की इज्जत की खातिर पिछली बातों को भुला दिया, लेकिन घमंडी सलमान इसे आसानी से भूलने वाला नहीं था। उसके मन में अपमान की चिंगारी सुलग रही थी। बहरहाल मार्च 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उमा शुक्ला को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उम्मीद की इसी किरण के सहारे उमा शुक्ला ने योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजा। योगी जी ने उस पत्र का संज्ञान लिया और रचना शुक्ला अपहरण कांड की जांच स्पेशल टास्क फोर्स से कराने के आदेश दे दिए। थाना पुलिस ने रचना शुक्ला कांड की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी थी। एसटीएफ ने रचना शुक्ला अपहरण कांड की जांच शुरू तो की, लेकिन बहुत धीमी गति से। फलस्वरूप नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। एसटीएफ भी ये पता नहीं लगा सकी कि रचना जिंदा है या मर चुकी है। अगर जिंदा है तो 3 साल से कहाँ है या आरोपी ने उसे कहाँ छिपा रखा है। एसटीएफ की जांच की गति देखकर उमा शुक्ला का इस जांच से भी भरोसा उड़ गया। अब उनके लिए न्यायालय ही एक आखिरी आस बची थी। उमा शुक्ला ने दिसंबर 2019 के दूसरे सप्ताह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी का अपहरण हुए 4 साल होने वाले हैं। पुलिस अब तक बेटी के बारे में पता नहीं लगा सकी। आरोपी समाज में छुट्टेआम घूम रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 6 जनवरी 2020 को एसएसपी एसटीएफ राजीव नारायण मिश्र और वर्तमान थाना प्रभारी दारागंज आशुतोष तिवारी को फटकार लगाई। साथ ही 15 दिनों के अंदर रचना शुक्ला के बारे में कारगर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसएसपी राजीव नारायण मिश्र ने एएसपी नीरज पांडे को आड़े हाथों लिया और कार्रवाई करके जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का सख्त आदेश दिया। कप्तान के सख्त रवैये से पुलिस ने रचना शुक्ला कांड से संबंधित पत्रावलियों का एक बार फिर से अध्ययन किया। जांच पड़ताल में उन्होंने सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे को संदिग्ध पाया। अंततः पुलिस ने 19 जनवरी 2020 की सुबह सलमान और लकी पांडे को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दोनों को गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ की गई। शुरू में सलमान एएसपी नीरज पांडे पर अपनी ऊंची पहुंच का रौब झाड़ने लगा, लेकिन उनके एक थप्पड़ में उसे दिन में तारे नजर आने लगे। सलमान उनके पैरों में गिर गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। करीब 4 साल पहले मैंने लक्की और अपने मेरे भाई अंजब के साथ मिलकर रचना की गला रेतकर हत्या कर दी थी। 4 साल पहले हत्तीगाह में मिला शव रचना का ही था। इसके बाद सलमान परत दर परत हत्या के राज से पर्दा उठाता चला गया। करीब 4 सालों से राजवनी रचना शुक्ला की हत्या हो चुकी थी। पता चला सलमान और रचना एक दूसरे को प्यार करते थे। सलमान ने अपनी इस तथाकथित प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। रचना की हत्या की ये कहानी कुछ यूं सामने आई थी। 19 साल की रचना शुक्ला भाई बहनों में सबसे छोटी थी। रचना खूबसूरत लड़की थी। जितनी देर तक वो घर में रहती उसका ज्यादातर समय आईना देखने में बीतता था। खुर्द मोहल्ले के रहने वाले सलमान ने जब रचना को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया था। ये बात सन 2014 की है। तब रचना इंटरमीडिएट की छात्रा थी और उसकी उम्र 19 साल थी। रचना उम्र के जिस पड़ाव को पार कर रही थी वो ऐसी उम्र होती है जब सही गलत का या अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती। रचना के लिए सलमान का प्यार शारीरिक आकर्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। सलमान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। जब भी वो घर से बाहर निकलता राह में कई चाटुकार दोस्त मिल जाते थे। उनकी संगत में वो पैसे खर्च करता तो वे भी उसका गुणगान करते। रसिक सलमान की दिली डायरी में कई ऐसी लड़कियों के नाम थे जिनके साथ वो मौज मस्ती करता था। इसके बावजूद वो मुकम्मल प्यार की तलाश में था जहाँ उसकी जिंदगी स्थिर हो जाए, एक ठहराव हो। रचना को देखने के बाद सलमान को अपना सपना पूरा होता लगा।
उसे जिस प्यार की तलाश थी वो रचना पर आकर खत्म हो गई। सलमान का प्यार एक तरफा था क्योंकि इसके लिए रचना ने अपनी ओर से हरी झंडी नहीं दी थी। बाद में जब उसने सलमान की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो उसका दिल पसीज गया। सलमान घंटों उसके घर के पास खड़ा उसके दीदार के लिए बेताब रहता। रचना चुपके चुपके सब देखती थी। आखिरकार उसका दिल भी सलमान पर आ गया और उसने सलमान से इस बात का इजहार भी कर दिया। फलस्वरूप दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सलमान तो निश्चिंत था, लेकिन रचना को ये चिंता सता रही थी कि घर वाले उन दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की जाति ही नहीं धर्म भी अलग अलग थे। रचना की माँ उमा शुक्ला कट्टर हिंदू थी। वो बेटी के इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। रचना ने सलमान को अपने मन की आशंका बता दी थी। वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो बेटे या बेटी की दूसरे मजहब के लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं। खैर, सलमान ने रचना को समझाया और सब कुछ वक्त पर छोड़ देने को कहा। सलमान से रचना सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन सलमान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिस दिन से उसने रचना को अपनी बाहों में भरा था, उसी दिन से उसके मन में प्यार नहीं बल्कि वासना की आग धधकने लगी थी। रचना ने सलमान की आंखों में दहकती वासना को महसूस कर लिया था। उसने उससे कह भी दिया था कि जो तुम मुझसे चाहते हो वो शादी के पहले संभव नहीं है। मुझे ऐसी लड़की मत समझना जो दौलत के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। जब से ये बात हुई थी तब से रचना सलमान से थोड़ा बचकर रहने लगी थी। उसने मिलना भी कम कर दिया था। सलमान ये सब सह नहीं पा रहा था। इस पर सलमान ने एक दांव खेला। उसने अपने नाम पर एक स्कूटी खरीदी और रचना को गिफ्ट कर दी। ये देख रचना बहुत खुश हुई। रचना स्कूटी लेकर घर पहुंची तो घर वाले ये सोचकर हैरान हुए कि उसके पास स्कूटी कहां से आई। घर वालों ने रचना से स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि एक दोस्त की है। कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर गई है। उसने स्कूटी मुझे चलाने के लिए दी है। जब वापस लौट आएगी तो मैं उसे लौटा दूंगी। बात वही खत्म हो गई। सलमान ने जो सोचकर रचना को स्कूटी दी थी वो संभव नहीं हो पाया। स्कूटी हड्डी बनकर उसके गले में अटकी रह गई। महीनों बाद रचना ने प्यार का दम भरने वाले सलमान के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने स्कूटी को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कहा तो सलमान उसे घुमाते हुए बोला, जब हम दोनों एक होने वाले हैं तो स्कूटी चाहे तुम्हारे नाम हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है। वक्त आने दो, स्कूटी तुम्हारे नाम करा दूंगा, चिंता क्यों करती हो। सलमान की ये बात रचना की समझ में नहीं आई। वो अपनी मांग पर अड़ी रही। सलमान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जिस वासना की चाहत में उसने रचना को स्कूटी दी थी, उस रचना ने उसकी आंखों में वासना की आग देख ठेंगा दिखा दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। सलमान ने रचना को भला बुरा कहा तो रचना भी पीछे नहीं रही। उसने सलमान को उसके दोस्तों के सामने ही जलील किया। रचना यही चुप नहीं हुई, बल्कि उसने सलमान के खिलाफ दारागंज थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद रचना और सलमान के बीच दूरियां बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे से मिलना बात करना बंद कर दिया। रचना ने अपने घर वालों को बता दिया कि सलमान नाम का लड़का उसे छेड़ता है। बहन की बात सुनकर भाई भोला का खून खौल उठा। उसने सलमान को धमकाकर बहन की तरफ ना देखने और उससे दूर रहने की हिदायत दे दी। रचना ने सलमान के साथ जो किया वो उसे काफी नागवार लगा। वो अपमान की आग में झुलस रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि रचना उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। तभी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक वो रचना से अपने अपमान का बदला नहीं लेगा तब तक उसके इंतकाम की आग ठंडी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये था कि वो रचना से दोबारा कैसे मिले ताकि फिर से दोस्ती हो जाए और वो उसे विश्वास में लेकर अपना इंतकाम ले सके। जैसे तैसे सलमान ने रचना तक अपना संदेश भिजवाया कि वो एक बार आकर मिल ले। वो उससे मिलकर माफी मांगना चाहता है। रचना सलमान की बात मान गई और उसे माफ कर दिया। यही नहीं, दोनों फिर से पहले की तरह मिलने लगे थे। सलमान यही चाहता भी था। उसने रचना को अपने खतरनाक इरादों की भनक तक नहीं लगने दी। इस बीच 3-4 महीने बीत गए। रचना पर फिर से सलमान के इश्क का जादू चल गया था। सलमान को इसी का इंतजार था। सलमान ने अपने दोस्तों लकी पांडे और ममेरे भाई अंजब से बात करके रचना को रास्ते से हटाने की बात की। लकी और अंजब उसका साथ देने को तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि रचना को किसी तरह सलमान के घर बुलाया जाए और उसका काम तमाम करके सब नदी में फेंक दिया जाए। इससे किसी को पता नहीं चलेगा और वे लोग पुलिस से भी बचे रहेंगे। योजना बन जाने के बाद सलमान ने 16 अप्रैल 2016 की सुबह
रचना को फोन करके सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। अपनी स्कूटी लेकर रचना ठीक 10 बजे सलमान से मिलने स्टेशन पहुंच गई। सलमान वहां मौजूद मिला। उसने रचना की स्कूटी प्रयागराज स्टेशन के स्टैंड पर खड़ी कर दी और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर पक्षी खुर्द स्थित अपने घर ले गया। उसके घर में बेसमेंट था। सलमान रचना को बेसमेंट में ले गया। वहां लक्की और अंजब पहले से मौजूद थे। उन्हें देख रचना खतरे को भाप गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। फिर सलमान ने चाकू से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। शव ठिकाने लगाने के लिए सलमान ने अपने मामा शरीफ को फोन किया। शरीफ फॉर्च्यूनर लेकर आया। चारों ने मिलकर शव जूट के बोरे में भर दिया। इसके बाद कपड़े से कमरे में फैला हुआ खून साफ कर दिया। रचना का शव जूट के बोरे में भरकर फॉर्च्यूनर में लाद दिया गया। सलमान और उसके मामा शरीफ सहित चारों लोग पहले नैनी की तरफ गए। इरादा था शव को यमुना में फेंकने का, लेकिन 5 घंटों तक भटकने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद ये लोग नवाबगंज की तरफ निकल गए, लेकिन वहां भी शव को गंगा में फेंकने का मौका नहीं मिला। इन लोगों ने प्रयागराज सीमा के पास प्रतापगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रचना का शव हथीगहा के पास सड़क किनारे फेंक दिया और सब लौट आए। इसके बाद सलमान बाइक से फिर वहां गया। उसके पास एक बोतल पेट्रोल था। उसने रचना के शव पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि शव पहचाना ना जा सके। लौटकर उसने रचना की स्कूटी सौराव के एक परिचित के गैराज में खड़ी कर दी। बाद में जो हुआ जग जाहिर है। सलमान और उसके पिता ने पैसों के बल पर पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया था। रचना के केस की पैरवी कर रहे उसके भाई भोला को साल 2018 में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया था। इस पर भी रचना के घर वालों ने हार नहीं मानी। रचना की बहन निशा शुक्ला ने पैरवी करनी शुरू की। आखिरकार हाई कोर्ट की चाबुक से पुलिस की नींद टूटी और आरोपियों को जेल जाना पड़ा। सलमान और लक्की के गिरफ्तार होने के 3 दिनों बाद थाना दारागंज के थानेदार आशुतोष तिवारी ने अंजब को और 20 दिनों बाद मामा शरीफ को दारागंज से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।